हेलो एवरीवन, इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट के बारे में। तो उसको जानने के लिए मैं कुछ यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट्स आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। इनको ज़रा ध्यान से समझिएगा और उसके बाद में फिर अपन डिस्कस करेंगे साथ ही साथ में स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट को। तो स्टेडी स्टेबिलिटी क्या है ये हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद में स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी क्या है ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि जब सिस्टम में स्मॉल डिस्टर्बेंस आते हैं उसके बाद में भी सिस्टम अपनी अगर ओरिजिनल पोजीशन पे आ सकता है तो उसे अपन उस सिस्टम की उस एबिलिटी को हम स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट क्या होती है। इसको जानने के लिए हम यहाँ पर पहले कुछ बेसिक चीजें डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद अपन जो है वो आगे चल करके बात करेंगे कि किस तरीके से हमें चीजों को प्रोसीड करना है। आप सिंक्रोनस मशीन की अगर बात करें, एक्चुअल के अंदर हमने जब स्टेबिलिटी के पॉइंट को डिस्कस किया तब हमने क्या कहा कि एक जनरेटर या फिर एक मोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड है और वो जब उस पर डिस्टर्बेंस आता है तो अपनी स्पीड को चेंज करता है। यानी कहीं ना कहीं ये सिर्फ रोटेटिंग डिवाइस से रिलेटेड बात है और रोटेटिंग डिवाइसेस में भी ये सिर्फ और सिर्फ जनरेटर और मोटर, और वो भी कौन से सिंक्रोनस जनरेटर और मोटर से रिलेटेड बात है, क्योंकि वही सिंक्रोनस स्पीड पे चलते हैं, वही सिंक्रोनिज्म में चलते हैं। कैसे चलते हैं सिंक्रोनस मशीन में? आप लोग फेजर डायग्राम पढ़ते हैं, यह आपका रोटर का मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपका स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, स्टेटर के ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग होती है, इसीलिए अपन इसको एफ ए भी कह सकते हैं। रोटर का जो क्या कहते हैं अपन मैग्नेटिक फील्ड जो है और जो स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों के बीच में ये अपना एनआर स्पीड से रोटेट कर रहा है रोटर और ये अपना एनएस स्पीड से रोटेट कर रहा है। स्टेटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करता है एनएस स्पीड से 120F/P, और वहीं रोटर जो है वो तो मैकेनिकली खुद मूव कर ही रहा है। अगर मैं इन दोनों के रिजल्टेंट की एक बात करूं तो इनका रिजल्टेंट हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। ये हमें इनका रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से मिल जाता है। ये इनका रिजल्टेंट मिल गया। ये जो रिजल्टेंट है इसको अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं आर। अच्छा, इसको मैं एफ एफ भी लिख सकता हूं क्योंकि मैं रिजल्टेंट को एफ आर लिखने वाला हूं, तो इसको मैं ये रिजल्टेंट है, ये एफ एफ फील्ड, ए आर्मेचर, और इन दोनों का बीच का जो ये रिजल्टेंट है इसको अपन ने क्या नाम दे दिया? एफ आर नाम दे दिया। अब क्या होगा, यहां पर ये जो एफ आर है और ये जो एफ एफ है इसके बीच का जो एंगल है इसको हम कहते हैं डेल। अरे सर, ये क्या वही एंगल है डेल जो अपन P बराबर VS/VR/X इंटू साइन डेल्टा में, वो जो साइन डेल्टा वाला डेल है वही लोड एंगल कहो, चाहे टॉर्क एंगल कहो, चाहे आप पावर एंगल कहो, ये डेल वही एंगल है जो आपके रिजल्टेंट फील्ड और रोटर के जो फील्ड है उसके बीच का जो मेंटेन्ड गैप होता है, ये फिक्स रहता है कि डेल एंगल जो है वो इतना मेंटेन रहेगा। अब अगर मैं बात करूं कि अगर जो है आपका रोटर का स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड बराबर है, जो कि होता है हमेशा, रोटर का स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड एक दूसरे के बराबर है, तो उस कंडीशन में आपका जो डेल है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, एकदम फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, वेरी नहीं करेगा, क्योंकि लोड फिक्स है, आपका जनरेटर का मैकेनिकल इनपुट फिक्स है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट फिक्स है, तो रोटर एक कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है। तो जब रोटर कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है तो रिजल्टेंट फ्लक्स या रिजल्टेंट फील्ड और फील्ड का जो फील्ड है उन दोनों के बीच में जो एंगल डेल है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। मगर यदि आपका रोटर का स्पीड जो है वो सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा हो जाए, ऐसा किस केस में हो सकता है ये भी अपन डिस्कस करेंगे। तो जब रोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा हो गया तो ये तो अचानक से भाग जाएगा आगे, ये अचानक से भाग जाएगा, पर ये तो धीरे धीरे शिफ्ट करेगा। तो उस केस के अंदर आपका डेल का वैल्यू क्या करता है? बढ़ता है। जब रोटर का स्पीड बढ़ेगा
तो उस केस में आपका डेल जो है वो भी क्या करेगा, बढ़ेगा। रोटर का स्पीड जब बढ़ेगा तो डेल भी क्या करेगा, बढ़ेगा। और जब रोटर का स्पीड कम होगा सिंक्रोनस स्पीड से, तो उस केस में ये तो धीरे धीरे जो है वो चेंज कर रहा है और ये अचानक से चेंज करेगा सिंक्रोनस स्पीड। पहले तो ये जो स्पीड थी वो अचानक से चेंज हो गई, ये अचानक से चेंज हो गई, पर ये वाली वैल्यू चेंज नहीं हुई, तो उस केस में डेल क्या करेगा, बढ़ेगा। अब ये वाली चेंज वैल्यू धीरे धीरे हो रही है पर ये अचानक से चेंज हो गया, तो इनके बीच में गैप जब कम होगा तो डेल क्या करेगा, घटेगा। यानी जब रोटर का स्पीड बढ़ता है तो डेल भी बढ़ता है और रोटर का स्पीड जब घटता है तो डेल भी घटता है। यह चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, बेहद इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी को समझने के लिए इस पॉइंट का समझ में आना बेहद जरूरी है। आप इसको गिन करके गांठ बांध ले हमेशा हमेशा के लिए कि जब जब रोटर का स्पीड बढ़ेगा जब जब रोटर का स्पीड बढ़ेगा तब तब आपका डेल बढ़ेगा, और जब जब रोटर का स्पीड घटेगा किसके कंपैरिजन में, सिंक्रोनस स्पीड के कंपैरिजन में, तब तब डेल क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। अब आगे क्या, मान लीजिए आपने जनरेटर जो है वो कंसिडर किया है। फॉर एग्जांपल आपने एक जनरेटर कंसिडर किया है। इस जनरेटर को आपने एक मैकेनिकल इनपुट दिया है। क्या दिया है, मैकेनिकल इनपुट, और इससे आप बाहर आउटपुट ले रहे हैं इलेक्ट्रिकल। जब तक मैकेनिकल इनपुट इलेक्ट्रिकल आउटपुट के बराबर है, जब तक मैकेनिकल इनपुट इलेक्ट्रिकल आउटपुट के बराबर है तब तक आपका एनआर और एनएस दोनों बराबर रहेंगे, क्योंकि इनपुट और आउटपुट बैलेंस है, तो आपका जो स्पीड है वो भी क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। और इसी कंडीशन को सिंक्रोनिज्म का कंडीशन कहा जाता है। ये कौन सी कंडीशन है, सिंक्रोनिज्म की। हम कहते हैं ना कि सब कुछ सिंक्रोनिज्म में है। इसे ही हम सिंक्रोनिज्म कहते हैं कि मैकेनिकल इनपुट, यानी रोटर को आपने कुछ इनपुट दिया, स्टीम का इनपुट दिया हो सकता है, उसकी स्पीड है वो कुछ घूम रहा है, और उसी के इक्विवेलेंट हम इलेक्ट्रिकल आउटपुट बाहर से ले रहे हैं। तो इसका मतलब जितना मैकेनिकल इनपुट दिया वही इलेक्ट्रिकल आउटपुट में कन्वर्ट हो गया, तो कोई एक्स्ट्रा एनर्जी रोटर के पास नहीं है। उस अवस्था के अंदर पीएम पीई के बराबर है तो एनआर भी एनएस के क्या रहेगा, बराबर रहेगा। यदि अगर कंडीशंस कुछ ऐसी हुई कि आपका मैकेनिकल इनपुट अचानक से बढ़ गया इलेक्ट्रिकल आउटपुट के कंपैरिजन में, आपने अचानक से रोटर को ज्यादा स्टीम सप्लाई कर दी, स्टीम का वाल्व जो था उसे अचानक से खोल दिया, तेजी से स्टीम की सप्लाई गई, रोटर का स्पीड अचानक से क्या करेगा, बढ़ेगा। मगर इलेक्ट्रिकल आउटपुट तो अभी चेंज नहीं हुआ है, आपने सडनली मैकेनिकल इनपुट बढ़ाया, आउटपुट में जो लोड कनेक्टेड है उसने कोई डिमांड नहीं करी, उसने कहा नहीं भाई मेरे को 20 किलोवाट पावर ही चाहिए, तो 20 किलोवाट के इक्विवेलेंट आप इनपुट दे रहे थे स्टीम का, बट अचानक से आपने इनपुट की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा दी। जब आप अचानक से इनपुट की वैल्यू बढ़ाओगे, आउटपुट तो कह रहा है मेरे को तो अभी भी 20 किलोवाट चाहिए, तो जब इनपुट में आप जो वैल्यू बढ़ाओगे वो वैल्यू आउटपुट में कन्वर्ट नहीं होगी इलेक्ट्रिकल पावर में, क्योंकि डिमांड ही नहीं है। तो होगा क्या, रोटर के पास ये जो अतिरिक्त एनर्जी आएगी वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होती है, जब आप स्टीम का इनपुट दोगे तो रोटर रोटेट करता है, यानी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, वो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब इलेक्ट्रिकल आउटपुट कह रहा है मेरे को तो आज भी 20 किलोवाट चाहिए भैया, चाहे आप इनपुट कितना भी बढ़ा दो, तो इसका मतलब रोटर के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही थी इलेक्ट्रिकल में वो आज भी फिक्स है। तो आप जब इनपुट में सप्लाई बढ़ा दोगे तो रोटर की काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि होगी। अब चूंकि कन्वर्जन तो फिक्स हो रहा है, तो एक्स्ट्रा जो उसके पास पावर बची है रोटर के पास काइनेटिक एनर्जी के रूप में, वो उसकी स्पीड को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो अगर ये कंडीशन है तो इस कंडीशन में आपका रोटर का स्पीड जो है सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा हो जाएगा, और अगर ये कंडीशन आ गई तो आपका डेल क्या करेगा, बढ़ेगा। यानी जैसे ही मैकेनिकल इनपुट आप लोग जो है वो अचानक से बढ़ाओगे तो आपका डेल भी क्या करेगा, बढ़ेगा, एनआर एनएस से ज्यादा हो गया, हाँ या ना। या फिर आप इस कंडीशन को तो चूंकि पहले लिख ही चुके हो तो इसको अपन इस तरीके से लिख देते हैं कि जब मैकेनिकल इनपुट इलेक्ट्रिकल आउटपुट से जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये एक्सेलरेशन को इंगित करता है, पॉइंट आउट करता है कि
अचानक से आपका जो रोटर है वो क्या कर गया, एक्सेलरेट कर गया, यानी एनआर का वैल्यू बढ़ेगा। और अगर इसका उल्टा कंडीशन हो जाए कि अगर मैकेनिकल इनपुट कम है और इलेक्ट्रिकल आउटपुट बढ़ जाए, बाहर से बंदा कह रहा है ज्यादा पावर चाहिए, ज्यादा पावर चाहिए, 20 नहीं 40 किलोवाट चाहिए, तो वो रोटर से गप से सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। रोटर कहेगा अरे भाई मेरे पास आगे से सप्लाई आने तो दो, उसने कहा मेरे को मतलब नहीं, मेरे को तो चाहिए। वो काइनेटिक एनर्जी उसमें से एब्जॉर्ब करके निकाल लेता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी में एकदम से डिक्रीमेंट होता है। क्यों? क्योंकि इनपुट अभी आया नहीं है, मैकेनिकल इनपुट अभी आया ही नहीं। आपने इलेक्ट्रिकल आउटपुट अचानक से बढ़ा दिया, तो जब अचानक से पावर वो एब्जॉर्ब कर लेगा तो रोटर का जो काइनेटिक एनर्जी वो अचानक से ड्रॉप करेगा, यानी क्या होगा, डी एक्सिलरेशन होगा। रोटर का स्पीड क्या करेगा, अचानक से डाउनफॉल होगा, घटेगा। क्या करेगा, घटेगा। ठीक है साहब, ये भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा ये याद रखना है कि एक्सेलरेशन कब होगा और डी एक्सेलरेशन कब होगा, डेल कब बढ़ेगा और कब घटेगा, ये आपको पहले से आना चाहिए। अब क्या करें? अब क्या कर सकते हैं? अब देखो अपन ये करेंगे कि एक जनरेटर मान लो अपन ने लिया, हम स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। अभी तक अपन ने बेसिक कंसेप्ट सीखा है, ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट सीखा है मैंने। स्टेबिलिटी को ही एक्सप्लेन किया एक तरीके से, ये मान लीजिए आप स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी को ही एक्सप्लेन किया है, उसकी जनरल कंडीशंस को एक्सप्लेन किया है। अब मैं मान लूं कि कोई एक जनरेटर है, बस बार से कनेक्टेड है, क्लियर, और ये जो बस बार है या ये जो ट्रांसमिशन लाइन है इसके थ्रू ये लोड से कनेक्ट हो गया या इस तरीके से। तो यहां पर जो ये वोल्टेज है ये वैल्यू कितनी है, ई एंगल डेल्टा, ये यहां पे जे एक्स है, लाइन का क्या हो जाएगा, ये रिएक्टेंस हो जाएगा, क्लियर। अब अगर आप इसको मैकेनिकल इनपुट देते हैं यहां से, तो ये आउटपुट में अपन को क्या देगा, इलेक्ट्रिकल पावर देगा, और कितना वोल्टेज पर देगा, ई एंगल डेल्टा पर। यह मान लीजिए आपने कोई इनफाइनाइट बस बना रखी है, इस इनफाइनाइट बस पर वोल्टेज का वैल्यू मैंने ले लिया वी एंगल 0, तो डिफरेंस कितना रहेगा यहां पर, 0 और डेल्टा के बीच में डेल का। इस केस में इस लाइन में फ्लो होने वाली पावर P का फॉर्मूला होता है VS VR अपॉन X इंटू साइन डेल्टा। अब चूंकि यहां पर सेंडिंग एंड वोल्टेज VS को आपने E लिया है, रिसीविंग एंड वोल्टेज को आपने V लिया है, दोनों के बीच का ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में 0 और डेल के बीच का जो डेल हो जाएगा, और ये X लाइन का रिएक्टेंस है। इसी को हम ट्रांसमिशन लाइन का स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी या फिर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कैपेसिटी कहते हैं। ये ट्रांसमिशन लाइन, ये फॉर्मूला मैंने कल की क्लास में यानी पिछली क्लास में भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया होगा। अब अगर मैं बात करूं कि मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम पावर अगर करना चाहूं मैं, यानी कि जो ये इलेक्ट्रिकल आउटपुट है, मैं इसको ट्रिपल एस की जगह पीई से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट है अगर इसे मुझे मैक्सिमम करना है तो फॉर पीई इज इक्वल्स टू मैक्सिमम डेल मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट, 90 डिग्री। डेल 90 होगा तो साइन 90 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो साइन डेल इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस केस के अंदर जो आपकी पावर पीई होगी वो कहलाएगी पीईएम साइन डेल्टा, जिसका वैल्यू हो चुका है 1। तो इस अवस्था में आपकी पीईएम जिसका वैल्यू वीई अपॉन एक्स आता है, ये आपका स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट कहलाता है, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट कहलाता है। यानी किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के अंदर
फ्लो हो सकने वाली मैक्सिमम पावर उस लाइन की स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट कहलाती है। मैं इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा अभी, ये तो मैंने सिर्फ आपको कंडीशन लिखवाई है। तो एक बार आप लोग इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसको पोज करके लिखें। मैं आप लोगों को इसकी डेफिनेशंस जो है वो लिखवा देता हूं स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी की। पहले तो अभी जो आपने जो लिखा है वो तो आपका बेसिक है, आप हेडिंग स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट लगा लें, उसमें ये सारी गाथा लिख सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर आप लोगों को उसका एक्चुअल डेफिनेशन लिखना है। तो स्टेबिलिटी लिमिट के अंदर आप लोग लिखिए, स्टेबिलिटी लिमिट की डेफिनेशन मैं लिखवा रहा हूं। ये चीज आप समझ गए ना कि यहां पर जो पीई इलेक्ट्रिकल पावर है वो क्या हो जाएगा, ई इंटू वी बटा एक्स लाइन का रिएक्टेंस इंटू साइन डेल्टा। मैक्सिमम पावर करने के लिए साइन डेल को 1 करना पड़ेगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी P बराबर PEM, इसको अपन बोलते हैं PEM। इस EV अपॉन एक्स को क्या नाम दे दिया, PEM, मैक्सिमम पावर आउटपुट। ठीक है, और ये कब कंडीशन पॉसिबल है, जब डेल का वैल्यू 90 हो, साइन डेल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर मैं इसका कर्व बनाऊं, अगर ये जो इक्वेशन आप लोगों को नजर आ रही है इसका मैं अगर कर्व बनाऊं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, इस तरीके से। ये साइन डेल्टा है ना, तो ये डेल, ये इलेक्ट्रिकल आउटपुट PE, ये वाली वैल्यू यहां से यहां तक की ये जो कहलाएगी, ये कहलाएगी PEM। क्या कहलाएगी, PEM कहलाएगी। क्योंकि यहां पर डेल का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां डेल बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये साइन डेल का वेव फॉर्म है, डेल बराबर जब 90 डिग्री होगा तो साइन डेल का वैल्यू 1 होगा। इस समय लाइन के अंदर जो पावर फ्लो कर रही है ये मैक्सिमम पावर फ्लो करती है, इसी को हम लाइन का क्या कहते हैं, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट कहते हैं। तो आप ये के बाद में ये ग्राफ भी बना सकते हैं, बट उससे पहले आप लोग डेफिनेशन लिखें। तो पहले आप क्या करें, हेडिंग लगा लें स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट, या फिर आप ऐसे लिख दें जनरल, या नोट करके लिख लें, नोट करके लिखो ज्यादा बेटर है। नोट करके ये यहां से लेके यहां तक कॉपी कर लो। फिर मैं एक डेफिनेशन लिखवा रहा हूं स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी का, वो डेफिनेशन लिखने के बाद आप ये ग्राफ, ये कंडीशन और उसके नीचे ये जो है आप लोग ग्राफ ये वाला भी बना ले, ये सिंगल लाइन डायग्राम बना के ये लिख के फिर ये बना लेना। ठीक है, तो यहां तक कॉपी करने के बाद आप लोग जो है वो मेरी डेफिनेशन लिखना, तब तक वीडियो को पॉज करके लिख लें और डेफिनेशन में लिखें a stability limit is the maximum power flow, a stability limit is the maximum power flow possible sorry, through some particular point, maximum power flow possible through some particular point in the system or the part of the system, in the system or the part of the system to which the stability limit refers, the stability limit refers is operating with stability, ध्यान से सुन के लिखना है, बहुत स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। मतलब कि ये लाइन कह रहा है कि स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट जो है वो हमारे पावर सिस्टम में फ्लो होने वाली वो मैक्सिमम पावर है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पावर सिस्टम में किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास होने वाली वो मैक्सिमम पावर है जो लाइन के अंदर उस मैक्सिमम पावर फ्लो होने के दौरान स्टेबिलिटी को मेंटेन करके भी रखती है। मतलब कि ये जब पावर फ्लो कर रही है उस समय लाइन ऐसा नहीं कि अनस्टेबल है,
लाइन इस समय किस कंडीशन में रहेगी? स्टेबल कंडीशन के अंदर रहेगी। इज इट क्लियर? सो इसका एक और डेफिनेशन और करके लिख सकते हो, और करके आप एक डेफिनेशन और लिख सकते हो, फिर उसके बाद आप ये लिख करके ये लिख के और ये ग्राफ बना लेना। एक डेफिनेशन और करके लिखो, छोटी सी डेफिनेशन, देसी लैंग्वेज समझने में जो आसान रहेगी। मैक्सिमम पावर कैन बी ट्रांसमिटेड इन maximum power can be transmitted in steady state without maximum power can be transmitted in steady state without loss of synchronism, without loss of synchronism, without loss of synchronism. क्लियर? चलिए, ये आपका स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट का डेफिनेशन हो गया। फॉर्मूला मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमने यहां पर बनाया है इसको अपन एक्चुअल में पावर एंगल कर्व कहते हैं। देखो यहां पर क्या है? पावर है, यहां पर क्या है? एंगल है। तो इस ग्राफ को अपन क्या कहेंगे? पावर एंगल कर्व। तो इस पावर एंगल कर्व के अंदर ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर हम स्टेबल रहेंगे और ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां हम अनस्टेबल रहेंगे? क्योंकि स्टेबिलिटी के अंदर हमें यही तो जानना है कि हम किस जगह पर ऑपरेट करें कि हम स्टेबल रहें और किस जगह पर ऑपरेट करें कि हम जो है वो अनस्टेबल होने से बच सकें। इस कंडीशन को तो हम एक्सप्लोर करेंगे। तो एक्चुअल में ये जो पावर एंगल कर्व है इसमें कहां ऑपरेट करें? हम डेल के इस तरफ करें या डेल के इस तरफ करें? ये जानने के लिए अपन को यहां पर एक अगला टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। तो ये भी आप अपनी स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट के अंदर ही लिख सकते हैं। हम स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी की ही स्टडी कर रहे हैं, समझ रहे हो? आपको स्टेबिलिटी समझा दिया क्या है, आपको स्टेबिलिटी लिमिट समझा दिया, और स्टेबिलिटी लिमिट जो है वो फॉर्मूला भी ये जो ईवी अपॉन एक्स है इसको स्टेबिलिटी लिमिट बोला है। तो ये भी तो एक्चुअल में स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी का ही हिस्सा है। तो अपन अभी जो इसके बाद पढ़ने वाले हैं ये भी स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी का ही हिस्सा है। समझ में आ गई बात? तो अपन एक्सप्लोर कर रहे हैं स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट को। हम जो इक्वेशन 1 हमने लिखी थी, PE बराबर PEM साइन डेल्टा, इसको हम ड्रॉ करेंगे और हम ये सीखेंगे कि हमारे सिस्टम की ये आपका इलेक्ट्रिकल आउटपुट है, ये आपका स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट है यानी कि मैक्सिमम पावर आउटपुट है, ये आपका डेल है। ठीक है, ये आपका पावर एंगल कर्व हो गया इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ठीक, इसको थोड़ा सा अपन बड़ा बना लेते हैं ताकि अपन को थोड़ा समझने में इजी रहे। चलिए अब देखो, आपको ये किसी जनरेटर का इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिल रहा है इस तरीके से डेल के रेस्पेक्ट में। अब आपने जनरेटर को इनपुट भी तो दिया होगा। यस बिल्कुल सर, हमने जनरेटर को इनपुट दिया है जिसको हम मैकेनिकल इनपुट कहते हैं। ठीक है, तो वो मैकेनिकल इनपुट कांस्टेंट होता है क्या? हाँ सर, एक बार स्टीम का वाल्व फिक्स कर दो तो उसके अंदर से कांस्टेंट जो है वो स्टीम निकलती रहेगी, तो जनरेटर का जो रोटर है वो कांस्टेंट स्पीड से घूमता रहेगा, तो आउटपुट भी कांस्टेंट बना रहेगा। अच्छा, तो अपन क्या करते हैं, एक लाइन बना देते हैं, फॉर एग्जांपल ये
ये आपका सॉरी जनरेटर का मैकेनिकल इनपुट है, इसको अपन ने क्या नाम दे दिया, पीएम। अब ऐसा कौन सा पॉइंट है बताओ जहां पर मैकेनिकल इनपुट और इलेक्ट्रिकल आउटपुट बराबर है? क्यों सर हम ये क्यों फाइंड कर रहे हैं? देखो भाई, आपका जनरेटर सिंक्रोनिज्म में कब रहेगा? जब मैकेनिकल इनपुट और इलेक्ट्रिकल आउटपुट क्या है सर? अच्छा, बराबर होंगे तब। तो सर 2 पॉइंट है इस ग्राफ में, एक तो पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। दोनों कंडीशन के अंदर आपका मैकेनिकल इनपुट जो है वो इलेक्ट्रिकल आउटपुट के बराबर है। अच्छा, तो इसको अपन ने नाम दे दिया डेल्टा नॉट फॉर एग्जांपल, या डेल 1 भी दे सकते हैं। अपन इसको एक काम करते हैं, इसको डेल 1 दे देते हैं, इसको डेल 2 दे देते हैं। इसको डेल 1 दे दिया, इसको डेल 2 दे दिया। दोनों पॉइंट पे हम फिलहाल अभी तक का जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग हम दोनों पॉइंट पे काम कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर भी मैकेनिकल इनपुट और इलेक्ट्रिकल आउटपुट बराबर है और यहां पर भी मैकेनिकल इनपुट और इलेक्ट्रिकल आउटपुट बराबर है। तो देखने में तो दोनों ही स्टेबल है, बट एक्चुअल में इनमें से किसी एक पॉइंट पर हम काम करेंगे, किसी दूसरे पर नहीं करेंगे। तो हम किस पॉइंट पे काम करेंगे? अरे सर हम तो वही काम करेंगे ना जहां हमारा सिस्टम स्टेबल हो। एग्जैक्टली, हम उस पॉइंट पर तो काम करेंगे ही करेंगे। साथ में हमें एक चीज और ध्यान रखनी है। सर वो क्या ध्यान रखना है? वो ये ध्यान रखना है लाला कि हमारे सिस्टम में हर वक्त कोई ना कोई व्यवधान या इंटरफेरेंस आता रहता है। हाँ सर, लोड कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है। तो हम सर स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी में ये सीखते हैं कि हमारा सिस्टम उस जगह ऑपरेट करना चाहिए जहां पर उस पर अगर कोई हल्का सा डिस्टरबेंस आए, कोई छोटा सा उसको धक्का दें तो वो घूम फिर करके वापस उसी पोजीशन पे आ जाए, तो ये सिस्टम हमारा स्टेबल होगा। अच्छा, तो अब हम सर इन दोनों में से कहां काम करेंगे? इन दोनों में से हमारे हिसाब से सर हम वहां काम करेंगे जहां पर सिस्टम में कोई थोड़ा सा डिस्टरबेंस आए, उसके बावजूद हमारा सिस्टम उस पॉइंट पर आकर बैठ जाए। यानी पहले हम इस पॉइंट पर थोड़ा सा डिस्टरबेंस देंगे और चेक करेंगे कि ये सिस्टम जो है वो वापस इसी पॉइंट पर आता है या नहीं आता है, और फिर अपन इस पॉइंट पर डिस्टरबेंस देंगे। अगर दोनों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट पर ऐसा होगा जहां सिस्टम घूम फिर के वापस वहीं आ जाएगा और एक पॉइंट पर नहीं आएगा, जहां आएगा उस पॉइंट पर काम करेंगे, जहां नहीं आएगा उस पॉइंट पर काम नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपन पॉइंट नंबर ए पर। ये रहा पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर ए पर मैकेनिकल इनपुट इलेक्ट्रिकल आउटपुट के बराबर है। इसका मतलब आपका NR NS के बराबर है, और इसका मतलब आप सिंक्रोनिज्म में हैं। ठीक है सर, अब क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा इस पॉइंट को छेड़ेंगे। कैसे छेड़ेंगे? हम क्या करेंगे, इसका ऑपरेटिंग पॉइंट डेल 1 की बजाय सबसे पहले अपन डेल डैश कर देंगे। डेल 1 की बजाय डेल डैश। सर ये डेल डैश कहां है? अभी दिखाते हैं, देखो। अपन पहले चले गए यहां, इसको बोल दिया डेल 1 डैश। अरे यानी इस पॉइंट पर चले गए। अब इस पॉइंट पर टेक्निकली होना क्या चाहिए? सर अगर अपन यहां गए हैं ना, तो सिस्टम की प्रवृत्ति होनी चाहिए कि ये यहां से लुढ़क करके वापस यहां आ जाए। अच्छा, तो क्या होगा? तो सर सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। शाबाश, वेरी गुड। तो अपन बात करते हैं ए पॉइंट के बाद में, चूंकि इसको डेल 1 डैश के इसलिए इसका नाम रख देते हैं ए डैश। तो अब यहां लिखते हैं एट ए डैश। पॉइंट ए डैश पे क्या होगा?
पॉइंट ए डैश पे हम देख रहे हैं सॉरी, इलेक्ट्रिकल आउटपुट ज्यादा है, मैकेनिकल इनपुट कम है। मैकेनिकल इनपुट ही है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट ज्यादा है। तो यहां पर मैकेनिकल इनपुट इज लेस देन इलेक्ट्रिकल आउटपुट, तो क्या होगा? मैकेनिकल इनपुट इज लेस देन इलेक्ट्रिकल आउटपुट, डी एक्सेलरेशन होगा, एनआर घटेगा सर। अच्छा, डी एक्सेलरेशन होगा, एनआर घटेगा, तो क्या होगा सर? डी एक्सेलरेशन हुआ सर, एनआर घट रहा है सर, तो एनआर लेस देन एनएस हो जाएगा सर। इसका मतलब डेल भी घटेगा सर। हो ए घटेगा, डेल घटेगा, डेल घटेगा मतलब सर ये नीचे आएगा। पर इस पॉइंट पर फिर से सब अपने आप को सेट, डेल घटेगा ना, घट के वापस यहाँ डेल 1 पे आ जाएगा। अच्छा सर एक काम करते हैं, अपन पीछे चलते हैं, हम देखते हैं सिस्टम पीछे से वापस कैसे आगे आ पाता है। तो अपन यहां चलते हैं, इस जगह का नाम रख दिया अपन ने डेल ओ, इस जगह का नाम रख दिया अपन ने डेल 1 डबल डैश, और पॉइंट का नाम रख दिया ए डबल डैश। ठीक है लाला, तो पॉइंट ए डबल डैश पर होगा क्या? यहां जब नीचे चले जाओगे तो इलेक्ट्रिकल आउटपुट कम हो गया, मैकेनिकल इनपुट ज्यादा है, तो इसका मतलब मैकेनिकल इनपुट ज्यादा है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट कम है, तो क्या होगा? मैकेनिकल इनपुट ज्यादा है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट कम है, तो सर एक्सेलरेशन होगा, एनआर बढ़ेगा। अच्छा, तो एक्सेलरेशन हुई गवा, एनआर बढ़ गवा, एनआर एनएस से ज्यादा हुई गवा, तो डेल भी बढ़ेगा। ये देखो, अच्छा तो एनआर बढ़ेगा तो डेल भी बढ़ेगा। हाँ, डेल बढ़ने का मतलब है सर डेल बढ़ेगा तो मतलब डेल कम है, अभी कम है, बढ़ेगा तो यानी ये ऊपर जाएगा और फिर इस पॉइंट पे आके बैठ जाएगा। यानी अपन ने सिस्टम को थोड़ा सा हिलाया तो देखा कि सिस्टम ऊपर जब इसको अचानक से पहुंचाया तो फिर लुढ़क के नीचे आ गया, नीचे लुढ़का के ले गए तो चढ़ के ऊपर चला गया। तो इस पॉइंट पर बना रहा सिस्टम, हल्के फुल्के डिस्टर्बेंस के बावजूद सिस्टम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर मेंटेन्ड है। इसका मतलब लाला ये पॉइंट अपना स्टेबल है। अब आ जाओ इधर, पॉइंट नंबर बी की बात कर लेते हैं, लगे हाथों है क्या नहीं बताओ? पॉइंट नंबर बी की बात भी कर लें? कर लियो सर, कर लियो। तो एट पॉइंट बी, कलर भी चेंज कर लेते हैं ताकि तुम लोगों को डिफरेंस समझ में आ सके। एट पॉइंट बी मैकेनिकल इनपुट इलेक्ट्रिकल आउटपुट के बराबर, एनआर एनएस के बराबर, यानी सिंक्रोनिज्म है। अब क्या होगा? अब अपन थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अच्छा नहीं, अरे नहीं सर बढ़ाओ सर, थोड़ा सा बढ़ा दो, ठीक है भाई। ये लो यहां पर अपन ने बढ़ा दिया, बी डैश डेल 2 डैश, तो क्या होगा? एट पॉइंट बी डैश पॉइंट पे आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल आउटपुट कम है मैकेनिकल इनपुट से, यानी मैकेनिकल इनपुट ज्यादा है ना, ऐसे लिख दो ना, अपन हर बार पीएम को आगे लिख रहे हैं। इस पॉइंट पर पीएम ज्यादा है, पीई कम है, पीएम ज्यादा पीई कम है, पीएम ज्यादा पीई कम है, पीएम ज्यादा पीई कम है, तो एक्सेलरेशन का मतलब एनआर ज्यादा, एनआर ज्यादा मतलब एनआर ग्रेटर देन एनएस, मतलब डेल बढ़ेगा। डेल बढ़ेगा इसका मतलब सर ये इस पॉइंट से ऊपर नहीं जा रहा, ये नीचे भाग रहा है सर, नीचे भाग रहा है, तो सिस्टम तो अनस्टेबल हो रहा है, ओरिजिनल पोजीशन पे कहां गया? कोई बात नहीं सर, इसको एक और मौका देते हैं। ठीक है भाई, एक और दे दो, गलती हर किसी से हो जाती है। एक मौका और दिया इसको, तो इसको यहां ले गए,
बी डबल डैश पे ले जाओ, डेल टू डबल डैश मिलेगा। तो एट पॉइंट बी डबल डैश, इधर जाओ, मैकेनिकल इनपुट कम है इलेक्ट्रिकल आउटपुट से, तो डी एक्सिलरेशन होगा। इसका मतलब सर एनआर घटेगा, और एनआर घटेगा इसका मतलब एनआर विल बी लेस देन एनएस, इसका मतलब डेल का वैल्यू भी घटेगा। डेल घटने का मतलब है सर ये उधर भाग रहा है, मतलब कि स्मॉल डिस्टरबेंस आने के बावजूद ये पॉइंट यहां से इधर भाग गया और ये यहां से उधर भाग गया, दोनों ही कन्वर्ज करके इस पॉइंट पर नहीं आए। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ लाला कि अभी थोड़ी देर पहले तुम लोगों ने सीखा था। सर क्या सीखा था? यही सीखा था कि आपके सिस्टम की स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट, यानी मैक्सिमम ये स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट तब होगी जब डेल का वैल्यू कितना होगा? 90 डिग्री होगा। इसका मतलब सर क्या? इसका मतलब यह हुआ कि यदि आप पॉइंट ए पर रहेंगे तो आपका डेल जो है वो π/2 से कम है, तो आप हमेशा हमेशा स्टेबल पॉइंट के ऊपर रहेंगे। और अगर आप एट पॉइंट बी हैं तो मतलब डेल ग्रेटर देन π/2 हो गया, तो आपका अनस्टेबल होना निश्चित है, आपको कोई नहीं रोक सकता। यानी स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम चाहते हैं कि हमेशा हमारा डेल जो है वो π/2 से पीछे रहे, π/2 से आगे नहीं रहे। एग्जैक्ट π/2 पे जो आपकी पावर ट्रांसफर होगी लाइन में, इसको हम कहेंगे स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट। ये आपका स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी का स्टडी और स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट यहां पर ओवर होता है। इस चीज को आप ध्यान से समझ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कंडीशंस। इससे अपन आगे ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी को समझने में भी हमें काफी हेल्प होने वाला है। क्लियर? इसको एक बार से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद अपन आगे चलेंगे। ले लिया? चलिए, तो यहां पर आपका स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट और इसके साथ साथ स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी स्टडी ओवर होता है। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.